तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मूवीज़ पगलू। आज हम बात करेंगे सर क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म द ओडिसी के बारे में। तो आपने इस मूवी के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं से सुना होगा, क्योंकि इस मूवी के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई इसके कास्टिंग को लेके, इसके डायरेक्शन को लेके। पर क्रिटिक्स ने, जैसा हमने देखा, इसे बहुत अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी दिए। तो इस मूवी को लेके ऑडियंस बहुत डिवाइडेड है। कोई इसे बहुत अच्छा कह रहा है, मास्टरपीस बता रहा है, पर कई ने इसे बुरा भी कहा है और इसकी बुराई भी करी है। तो आइए जानते हैं, क्या ये मूवी सही में एक मास्टरपीस है या नहीं। पहले हम बात करेंगे ओडिसी की बेसिक स्टोरी या इसके प्रेमाइस के बारे में। ओडिसी बेस्ड है एक ग्रीक माइथोलॉजिकल पोएम के ऊपर, जिसे एक पोएट जिसका नाम होमर था, उसने करीब 2700 बीसी के आसपास लिखा था, जिसका ही एडेप्टेशन नोलन सर ने बनाया है। तो पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि नोलन सर ने क्या इसका एकदम सेम टू सेम एडेप्टेशन किया है, जैसे ये अगर बिल्कुल जैसे होमर ने लिखी थी इतने सालों पहले, क्या उसमें नोलन सर ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। नोलन सर ने इस पे बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं और इसी के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। कुछ को ये चेंजेस अच्छे लगे भी हैं और कुछ को ये चेंजेस नहीं भी अच्छे लगे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये मूवी स्लो है क्या नहीं, तो ये कुछ ऑडियंसेस को स्लो लग सकती है स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में। हालांकि ये मूवी मुझे कहीं नहीं बोर करी, मुझे स्लो नहीं लगी। मूवी में हर सीन में कुछ ना कुछ नया हो रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये नोलन सर हमेशा अपनी मूवीज़ में एक टेंशन बिल्ड करते हैं, ऑडियंस को इंगेज रखते हैं अपने सीन के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। और आप बोलेंगे कि नोलन सर तो बहुत कंफ्यूजिंग मूवीज़ बनाते हैं, जैसे कि टेनेट, इंटरस्टेलर, जो कि आधे लोगों को समझ ही नहीं आती। पर मैं ये कहूँगा कि नोलन सर ने पहली बार ओडिसी एक ऐसी सिंपल मूवी बनाई है जो कि एक आम ऑडियंस, या जैसे इंडिया की जो मास ऑडियंस भी है, वो भी ईजिली इसको समझ सकती है और फॉलो कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल स्टोरी है। और अगर मैं कहूँ कि इस मूवी की लेंथ जो कि 3 आवर्स है, 3 आवर्स से थोड़ी कम है अगर हम इसके क्रेडिट्स हटा दे तो इसकी लेंथ मुझे कहीं नहीं फील हुई। हाँ, थोड़ी मूवी स्लो चलती है, थोड़े सीरियस टॉपिक्स हैं इस मूवी में, पर ये आपको स्लो कहीं भी नहीं लगेगी और हमेशा आपको स्क्रीन पर बने रहने पर ये मजबूर भी कर देगी। यही तो है नोलन सर का जादू। बात करते हैं इस मूवी के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। आपने तो ये देखा ही होगा कि इसमें हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स का नाम शामिल है, जैसे कि मैट डेमन, एन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन। मतलब अपने स्पाइडरमैन और बैटमैन एक ही फिल्म में है। तो इस मूवी में सब ने कमाल का काम किया है, सबकी ग्रेट एक्टिंग है। और ख़ासकर मैं मैट डेमन सर की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि नोलन सर ने यहाँ होमर से अलग ओडिसियस को एक टच दिया है। जहाँ ओडिसियस ट्रॉय का वॉर जीत तो गया है, पर वहाँ इतना ब्लड शेड करके, वहाँ के लोगों की इतनी मौत देखकर उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक गिल्ट है। और वो गिल्ट को मैट डेमन सर ने बहुत बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है स्क्रीन पर, जहाँ उनके एक एक इमोशन और एक्सप्रेशंस हमें फील होते हैं। और इसमें म्यूज़िक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी वाइफ पेनेलोपी का कैरेक्टर भी एन हैथवे ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। हाँ, कुछ सीन में टॉम हॉलैंड हमें लग सकता है कि उतने अपने कैरेक्टर पे कमिट नहीं किए, या वो उस रोल या उस वर्ल्ड में वो फिट नहीं हो रहे थे। पर उतना हम भूल सकते हैं या उसको भुला सकते हैं। हाँ, रॉबर्ट पैटिंसन एक विलन के कैरेक्टर में है और उन्होंने इसे बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। हाँ, ये विलन कभी कभी हमको लग सकता है कि हॉलीवुड का एक नॉर्मल या बहुत क्लीशेड विलन है, पर रॉबर्ट पैटिंसन जैसे हर कैरेक्टर में करते हैं
उन्होंने इस कैरेक्टर में भी एक अपना अलग टच दिया है। बात करते हैं नोलन सर के डायरेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, नोलन सर अपनी हर मूवी में कोई कमी छोड़ते ही नहीं है, और इस मूवी में डायरेक्शन में उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। पर नोलन सर को इस मूवी में बहुत थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला है इसकी कास्टिंग चॉइसेस को लेकर। जैसे उन्होंने कुछ ब्लैक एक्टर्स को कास्ट किया था, जैसे हेलन ऑफ ट्रॉय के रोल में, और जैसे एलियट पेज को कास्ट किया था सीन ऑन के रोल में। पर ये कास्टिंग चॉइसेस हमारे मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम मूवी में बहुत कम है, मान लीजिए बस 4-5 मिनट के लिए। तो इससे मूवी की स्टोरी में भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा बना रहता है। और अगर हम इसके स्क्रीन पे की बात करें तो ये एक नॉन लीनियर फैशन में मूव करता है। जैसे कि नोलन सर की आप कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए मोमेंटो से, मतलब ये मूवी एक सीधी लाइन स्टार्ट टू एंड में मूव नहीं करती। इसके अलग अलग सीक्वेंसेस या इवेंट्स आगे पीछे हमको पूरी फिल्म में एक साथ दिखाए जाते हैं, कोई एक लाइन में नहीं। और आगे हम अगर बात करें इस मूवी के VFX या विजुअल इफ़ेक्ट्स की, वैसे इन्हें इफ़ेक्ट्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि नोलन सर ने इस मूवी में जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स से काम लिया और सबको कैमरे में शूट किया है, जो कि देखने में बहुत रियल लगता है। अब अगर बात करें, नोलन सर ने स्पेशली कहा है इस मूवी को IMAX में ज़रूर देखें। तो क्या ये IMAX में देखने के वर्थ है भी कि नहीं? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, ये IMAX में देखने के लिए बिल्कुल वर्थ है। मैंने इस मूवी को दिल्ली के टॉप IMAX प्रिया में देखा और वहाँ एक्सपीरियंस कमाल का था। पॉलीफेमस या साइक्लॉप्स वाला सीन अंधेरे गुफा में, वो सीन हमें सच में डरा देता है। और एक दूसरा सीन भी है फिल्म में जो हमें डरा देता है, उसको मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, वो आप फिल्म में ही जाके देखिए। बस इतना बोलूँगा कि नोलन सर को एक हॉरर मूवी भी ज़रूर डायरेक्ट करनी चाहिए, जिससे हम सब बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे। अब अगर मैं इसके म्यूज़िक पर आऊँ तो इसका म्यूज़िक दिया है लुडविग गोरेंसन ने, जिसमें ओपनहाइमर का भी म्यूज़िक दिया था, जिसने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का भी म्यूज़िक दिया था। और ये बहुत जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर से कई ऑस्कर्स भी जीत चुके हैं। सिनर्स ने भी इन्हें ही म्यूज़िक दिया था। तो इस मूवी में, जैसे मैंने एक रील में देखा था शायद, कि इस मूवी में उन्होंने ब्रॉन्ज एज मतलब ओडिसियस के ज़माने में जो चीज़ें होती थी, जैसे जो बर्तन या मेटल होते थे, उसके थ्रू उन्होंने म्यूज़िक बनाया है और कोई भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया है। तो इस फिल्म का म्यूज़िक कमाल का है। और नोलन सर जो एक टेंशन बिल्ड करते हैं अपने हर सीन में, उसमें ये म्यूज़िक कमाल का फिट होता है और हमें हर सीन में ये अपने सीट के आगे बैठने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि अगर मैं अभी याद करूँ तो मुझे अभी सबसे पहले याद आ रहा है जब ओडिसियस ट्रॉय के अंदर जाता है, वहाँ म्यूज़िक कमाल का है। और जब ओडिसियस लास्ट में अपने घर पहुँचता है, वहाँ भी म्यूज़िक बहुत कमाल का लुडविग गोरेंसन सर ने दिया है। पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि नोलन सर का कमाल का डायरेक्शन, जो हर सीन में उन्होंने टेंशन बिल्ड करी है और जो हर सीन में उन्होंने एक सीरियसनेस रखी है, जो एक ह्यूमननेस रखी है हर एक कैरेक्टर की, जो हमें एक ये मिथोलॉजिकल टेल होने के बावजूद हमें बहुत ह्यूमन लगती है। उसमें नोलन सर की तारीफ़ करते ही बनती है। और उनके सिनेमाटोग्राफर होयटे वैन होयटेमा, जो इंटरस्टेलर के टाइम से उनके साथ हर फिल्म में सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। IMAX में उनके शॉट बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो हाँ, ये मास ऑडियंसेस को जो साउथ इंडियन फिल्म्स या बॉलीवुड फिल्म्स एंजॉय करते हैं, उनको थोड़ी फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट 30 मिनट्स में स्लो लग सकती है। पर उसके बाद नोलन सर ने जो एक के बाद एक हमें नए नए एक्सपीरियंस और एडवेंचर्स प्रोवाइड किए हैं, वो तो देखते ही बनते हैं। और ऑडियंस बहुत इंटरटेन भी हो रही थी थिएटर में। इस फिल्म की एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू भी है, मैं तो कहूँगा। और एज सच नेगेटिव्स की हम बात करें तो हाँ, कास्टिंग चॉइसेस जो नोलन सर ने करी है, शायद ऑस्कर्स के लिए या थोड़ा वोकिज़म के टच के लिए, वो मुझे भी कहीं कहीं सही नहीं लगी। पर वो सिर्फ
5 मिनट के लिए स्क्रीन टाइम है उन कैरेक्टर्स का, तो हम इससे काम चला सकते हैं। ओडिसी ओपनहाइमर के बाद में नोलन सर की एक और मास्टरपीस है। भले इसमें कितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई इसके कास्टिंग चॉइसेस को लेकर, पर हम ये मूवी थिएटर्स में बिल्कुल इंजॉय करते हैं और आप इसे बड़ी स्क्रीन पर ज़रूर देखिए और इसका OTT पर आने का वेट मत करिए या इसे पायरेसी डाउनलोड करके मत देखिए, क्योंकि इस फिल्म का मज़ा सिर्फ थिएटर्स में है। और अगर आपके पास या आपकी सिटी में IMAX है तो IMAX में ये फ़िल्म देखने ज़रूर जाइए, क्योंकि एक उसका बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे ही देखते रहिए मूवीज़ पगलू चैनल को। और अगर आपको ओडिसी पे और आगे वीडियोस चाहिए या इसकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा।